राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार। वृहत्तर भारत। भारतवर्ष में राजतंत्र युग में धर्म, कला, संस्कृति एवं साहित्य का उत्तरोत्तर विकास एवं विस्तार हुआ। भारतवर्ष में राजतंत्र में यह परंपरा शासक वर्ग के बदलने और नए शासक के आने के बाद भी निरंतर बनी रही है। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के युग में नवरत्नों से सुसज्जित राज्यसभा ने राजतंत्र को नया मार्ग दिखाया, जिसका अनुसरण बाद में राजा महाराजाओं ने किया। राजतंत्र के ऐतिहासिक कालखंड में विक्रमादित्य युग के अलावा गुप्त काल कला, साहित्य और संस्कृति में विशेष स्थान रखता है। मौर्यों, शुंग सातवाहनों और कुषाणों के शासनकाल में भारतीय संस्कृति एवं कला का निरंतर निर्माण तथा विकास हुआ। फिर भी उसका पूर्ण परिपक्व और समन्वय स्वरूप गुप्त युग में ही देखने को मिलता है। इसलिए गुप्त काल के 300 वर्षों का समय भारतीय संस्कृति और कला के नव जागरण तथा विकास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त सम्राट स्वयं भागवत धर्म के अनुयायी परम भागवत होते हुए भी धर्मनिरपेक्ष थे। गुप्त काल में भारत में प्रचलित सभी धर्मों के अनुयायी साहित्यकारों तथा विचारकों को गुप्त शासकों ने प्रोत्साहन दिया तथा उन्हें आश्रय दिया। शिक्षा दीक्षा, चिंतन, अनुसंधान के जितने भी ज्ञान केंद्र थे, उनके संवर्धन में रुचि लेकर उनके नवनिर्माण में सक्रिय योगदान दिया। गुप्त सम्राटों ने बौद्ध मठों, जैन उपाश्रयों और सनातन मंदिरों को, जो केवल धर्म के एकांगी आश्रय थे, उन्हें विद्यापीठों के रूप में परिवर्तित किया। नालंदा विहार को महाविहार के रूप में परिणित करके उन्होंने उसे विश्वविद्यालय के स्तर पर विकसित और प्रतिष्ठित किया, जिसके कारण भारत में ज्ञान के प्रसार को बल मिला और एशिया के सुदूर देशों में भारतीय ज्ञान का आलोक फैला। तीनों धर्मों की दार्शनिक विचारधाराओं के लिए देश की बौद्धिक प्रतिभाओं को राष्ट्रीय सम्मान देकर उनको वे समस्त सुविधाएं दी, जिनके कारण विभिन्न विषयों की महानतम कृतियों का निर्माण होकर भारतीय वाङ्मय में ज्ञान की नई शाखाएं पल्लवित हुई। गुप्त युग में धर्म, दर्शन, काव्य, महाकाव्य, नाटक, कथा, काव्यशास्त्र, ज्योतिष और आयुर्वेद आदि विभिन्न विषयों पर श्रेष्ठ कृतियों का सृजन हुआ। इसी युग में पुराणों तथा धर्मशास्त्रों का पुनः संस्करण हुआ और अनेक नए पुराण निर्मित हुए। संस्कृत को राष्ट्रभाषा का सम्मानित स्थान देकर गुप्त शासकों ने उसे राजकाज की भाषा बनाया। साहित्यिक नवनिर्माण के साथ साथ कला की विभिन्न शैलियों का सृजन होकर लोक जीवन उच्चतर नैतिक अभ्युत्थान की ओर तेजी से अग्रसर हुआ। साहित्य के लोकहितकारी उन्नत ध्येय कला में रूपायित हुए और उन्होंने समाज के जीवन स्तर को उन्नत किया। कवियों ने अपनी रचनाओं में नर नारी के अंग प्रत्यंगों के जो सुघर, सुगठित, सुमनोहर एवं संतुलित प्रतिमान निर्धारित किए थे, कलाकारों ने तदनुरूप दंडवत मुखाकृति, धनुष की वक्रता धारण किए हुए कमानदार भवें, उत्फुल्ल कमल के समान नयन, परिपक्व बिंब फल की भांति अधर, कमल नाल की भांति उंगलियां, संतों की प्रज्ञा के समान गहरी नाभि को अभिव्यंजित करने वाले कला प्रतिमानों को सर्जित किया गया। साहित्य सृष्टाओं की भांति कलाकारों की भी
नारी सौंदर्य की अभिव्यंजना में विशेष अभिरुचि रही है। जहां तक गुप्त युगीन कलाकारों द्वारा नारी के रूपांकन का संबंध है, उसकी अपनी अलग विशेषता है जो उसे परंपरा से अलग करती है। मथुरा, भरहुत और सांची आदि कला केंद्रों में परंपरा से जिन अप्सराओं, वनदेवियों तथा यक्षिणियों की मूर्तियों का निर्माण हुआ, वे कटिवस्त्र पहने हैं। स्वभावतः इन कलाकृतियों का प्रयोजन संपूर्ण शरीर के आकर्षण को प्रदर्शित करना रहा है। गुप्त युगीन कलाकारों ने भी मूर्तियों का निर्माण किया, किंतु उनका दैहिक सौंदर्य उत्तेजनात्मक, उत्कृष्ट श्रृंगारिक न होकर प्रांजल और संयत है, क्योंकि उनके निर्माता कलाकारों के समक्ष गुप्त सम्राटों के नैतिक आदर्श भी विद्यमान थे। गुप्त युगीन अजंता की नारी छवियों में यह आदर्श भाव भरपूर रूप से उभरा है। भारत उत्कर्ष। गंधावल या गर्धपुरी की प्राचीनता एवं ऐतिहासिकता के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। जनश्रुति के अनुसार गर्धपुरी नगर की स्थापना विक्रमादित्य के पिता गर्धपुरी गर्दभिल्ल के द्वारा की गई थी। गंधर्वपुरी देवास जिले की सोनकच्छ तहसील का कस्बा है। यह स्थल सोनकच्छ के उत्तर पूर्व में 9 किलोमीटर दूर पीपल रावा मार्ग पर सोमवती नदी के किनारे स्थित है। डॉक्टर राजबली पांडेय एवं एस.के. दीक्षित ने साहित्यिक साक्ष्यों, शोध कार्य एवं अन्य स्रोतों से यह प्रमाणित किया है कि गंधर्वसेन मालव जाति का शासक एवं चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का पिता था। गंधर्वसेन को गर्दभिल्ल तथा कहीं कहीं महेंद्रादित्य भी कहा गया है। शकों से पराजित होकर गंधर्वसेन को उज्जैन से पूर्वोत्तर दिशा में पलायन करना पड़ा था। पलायन के समय संभवतः गंधर्वसेन ने गंधर्वपुरी को बसाया था। गंधर्वपुरी से ही शक्ति संग्रह कर विक्रमादित्य ने ईसा पूर्व 57 में शकों को पराजित किया था और विक्रम संवत को प्रारंभ किया था। गंधर्वपुरी का प्रसिद्ध मंदिर गंधर्वसेन के नाम से है। यह शैलीगत आधार पर लगभग 11वीं से 12वीं शती ईस्वी का होकर भूमिज शैली का है। इस नगरी को चंपावती कहा जाता था। बाद में गर्दभिल्ल के नाम पर इसे गंधावल भी कहा जाने लगा। यह नाम ग्वालियर राज्य एवं मध्य भारत तक प्रचलित रहा। यहाँ पर बने देवालय में पाषाण प्रतिमा मिली थी, जिसे इस गांव के निवासी व स्थानीय लोग महाराजा गर्दभिल्ल की मूर्ति बताते हैं। कहते हैं कि उज्जैनी के शासक गंधर्वसेन गर्दभिल्ल ने जैनाचार्य कालक की भगिनी आर्यरक्षित सरस्वती का शील भंग किया था। कालकाचार्य कथानक में उल्लेख है कि जैनाचार्य ने क्रोधित होकर शक नरेश नहपान को उज्जैन पर आक्रमण हेतु आमंत्रित किया। इस युद्ध में मालवराज गंधर्वसेन पराजित हुए और उन्हें उज्जैनी की सत्ता से विरक्त होकर जंगलों में भटकना पड़ा। यहाँ उन्होंने नवीन नगर गंधर्वपुरी की स्थापना की। गंधर्वपुरी से संबंधित किंवदंती पर श्री गणेश दत्त शर्मा इंद्र ने गंधावल नामक आलेख दिए हैं। किंवदंती है कि एक बार इंद्र के पुत्र गंधर्वसेन के प्रासाद के नीचे से उर्वशी अप्सरा निकली। गंधर्वसेन ने थूका जो उर्वशी पर जा गिरा। वह क्रोधित होकर इंद्र के पास शिकायत करने पहुंची। इंद्र ने गंधर्वसेन को बुलाकर कहा कि तू गंधर्वसेन नहीं बल्कि गर्दभिल्ल है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू गर्दभ होगा। श्राप प्रताड़ित गंधर्वसेन का जन्म अवंतिका क्षेत्र के चंपावती नामक नगर में एक कुम्हार के घर हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो नित्य अपने स्वामी से कहता कि अपने राजा से कहो कि वह अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दे। गधे की बात पर कुम्हार को आश्चर्य हुआ, किंतु बात धीरे धीरे सारी नगरी में फैल गई और राजा के कानों तक भी पहुंची। एक दिन राजा ने रात के समय कुम्हार के घर में छिपे रहकर उस गधे की बात सुनी। राजा को महा आश्चर्य हुआ और उसने इसे अदृश्य की प्रेरणा मानकर अपनी पुत्री का विवाह उस गर्दभ रूपी गंधर्वसेन से कर दिया। कहते हैं कि विवाह उपलक्ष्य में गंधर्वसेन ने इस नगरी के चारों ओर तांबे की एक प्राचीर बनवाई। गंधर्वसेन नित्य रात को मनुष्य रूप हो जाता और सूर्योदय के पूर्व फिर गधा बन जाता। यह क्रम महीनों तक चलता रहा।
एक दिन राजपुत्री ने गंधर्व सेन के मनुष्य रूप में हो जाने पर रानी ने गधे के शरीर को नष्ट कर दिया। इससे गंधर्व सेन बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपनी पत्नी से कहा, तुमने यह कार्य बहुत ही बुरा किया। अब तुम बिना पीछे देखे इस चंपावती की सीमा से अविलंब चली जाओ। यहाँ अब मैं भयंकर धूल वृष्टि करूंगा, जिससे सारा नगर दब जाएगा और सब मकान नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। राजकुमारी तत्काल वहां से चल दी। पुस्तक मैं हूं भारतीय एक पुरातत्वविद के मोहम्मद की आत्मकथा है। भारतीय पुरातत्व विभाग किस प्रकार अपने आप को प्रस्तुत करे, इस संबंध में उनके सुझाव सामान्य जन में नई सोच पैदा करते हैं और भविष्य में इस विभाग की योजना बनाने वालों को दिशा निर्देश देते हैं। पुस्तक इस विभाग की अपार संभावनाओं को लगातार अनदेखा करने की तरफ इशारा करती है। किसी सक्रिय पुरातत्वविद की पहली प्रकाशित डायरी होने के कारण यह इस विषय की बारीकियों पर रोचक अंतर्दृष्टि देती है और स्पष्ट रूप से बताती है कि एक पुरातत्वविद को किस प्रकार धार्मिक तथा क्षेत्रीय पक्षपातों से ऊपर उठना चाहिए। भारतीयता और राष्ट्रवाद का बोध जागृत करने वाली यह पठनीय कृति है। पुरातत्व वैज्ञानिक के मोहम्मद पुरातत्व के क्षेत्र में धैर्य, ईमानदार, साहस, तत्परता आदि गुणों के लिए जाने जाते रहे हैं। पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए के मोहम्मद साहसिक संरक्षण कार्यों के लिए विख्यात हैं। उन्होंने कई बार जोखिम का सामना किया और नक्सलियों तथा डकैतों के कैंप में घुसने का खतरा तक उठाया। स्मारकों से जुड़े विषयों पर उन्होंने किसी भी तरह के दबाव में आए बिना निष्पक्ष राय रखी। उनकी पहली नियुक्ति 1988 में चेन्नई में हुई। केरल के कालीकट जिले में एक सुदूर गांव में मुस्लिम परिवार में जन्मे और जिंदगी में एक बड़ी सफलता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले के मोहम्मद ने अपने कार्य क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों का सामना करके योग्यताओं को बड़ी योग्यताओं में परिवर्तित करने की क्षमता प्राप्त की। प्राथमिक कक्षा के अपने अध्यापकों और गांव के पुस्तकालयों का आभार जताते हुए के मोहम्मद अपनी आत्मकथा प्रारंभ करते हैं। उनके जीवन विजय का वही आधार है। अपने संस्मरण में विभिन्न धार्मिक विश्वासियों के तीर्थ स्थलों के पुनर्निर्माण के लिए प्राप्त अवसरों को के मोहम्मद अपने जीवन का सौभाग्य एवं पुण्य मानते हैं। इसमें सबसे प्रमुख मध्य प्रदेश के चंबल में डाकुओं के अधीन रहे बटेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण है। देखरेख के अभाव में तकरीबन 200 मंदिर भूकंप में नष्ट हो गए और पत्थरों के ढेर बन गए थे। किसी ने इस विषय में कुछ नहीं किया। मोहम्मद ने मध्यस्थों के माध्यम से उन डाकुओं से बात की और उनका जीर्णोद्धार शुरू किया। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार।